अभी हम देखेंगे कि जो बॉडी जब इक्विलिब्रियम में होता है तो उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें। हमें चंद चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर वन तो हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। आइडेंटिफाई द बॉडी विच इज इन इक्विलिब्रियम। पहला स्टेप, हमेशा उस बॉडी को देखें जो इक्विलिब्रियम है। नंबर वन। नंबर टू, आइडेंटिफाई forces acting on the body which is in equilibrium, which is in equilibrium, but not the forces exerted by the body। देखिए, बात यह है कि वो फोर्सेस हमें इंडिकेट करने चाहिए जो बॉडी पे लग रहे हैं, वो नहीं जो बॉडी लगा रहा है। नंबर टू। नंबर थ्री, हमें देखना होगा कि जो फोर्स एक्ट करें उनको रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व all the forces into x and y components। अब मैं फर्स्ट कंडीशन की अप्लाई करूंगा। फोर्थ है, टेक या सेट सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एफ वाई इज इक्वल 0। दो इक्वेशन मिल जाएंगी। सम ऑफ एक्स कंपोनेंट भी 0 ले ले, सम ऑफ वाई कंपोनेंट भी 0 ले ले, तो आपको दो इक्वेशन मिलेगी। देखिए, फिफ्थ स्टेप है, टेक द पिवट एट द पॉइंट वेयर maximum number of unknown forces act। देखें, एक्चुअली पिवट लेना एक चालाकी होती है। पिवट वैसे कोई भी लिया जाए आंसर हमेशा सेम आएगा, सही आएगा, लेकिन पिवट लेना एक चालाकी होती है कि पिवट हमेशा वो लिया जाए जिससे कुछ फ़ायदा हो। फ़ायदा होने का मकसद ये है कि आप पिवट उस जगह पे लें जहाँ पे ज़्यादा फोर्सेस होंगे, तो फोर्सेस अगर उस पिवट से गुजरेंगे तो उसका मूवमेंट ज़ीरो हो जाएगा, आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। सिक्स्थ पॉइंट है, apply moments of force, apply principle of moments of force। थोड़ा सा मैं बड़ा करूँ, apply principle of moments of force at the pivot। और सेवेंथ स्टेप है, सॉल्व इक्वेशंस इन स्टेप 4 and 6। देखिए, टोटल 7 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, पहला आपने सेलेक्ट करना है कि बॉडी जो इक्विलिब्रियम में है, नंबर वन। नंबर टू, आप देखना है कि उस पर फोर्सेस कौन से लग रहे हैं, फोर्सेस सेलेक्ट करें सारे। फिर तीसरा स्टेप है, सब फोर्सेस को एक्स और वाई कंपोनेंट में बैक कर दें। फिफ्थ स्टेप है कि पिवट ने ऐसी पॉइंट पे जहाँ पे मैक्सिमम फोर्स टेक्ट कर रहे हो या वो फोर्स टेक्ट कर रहे हो जो अननोन है,
और अपना प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स करें पिवट पे। और आखिरी स्टेप है कि जो इक्वेशन आप ले चुके हो सिग्मा एफ एक्स इक्वल जीरो, सिग्मा एफ वाई इक्वल जीरो, इसको दो इक्वेशन ये और तीसरी इक्वेशन मोमेंट्स ऑफ फोर्सेस की, ये आप अप्लाई करें तो ये हो जाएगा। अब मैं एक दो क्वेश्चंस करने लगा हूँ जो हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं, आप उसमें देखिएगा किस तरीके से मैं कर रहा हूँ क्वेश्चंस। एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये किसी पास पेपर का क्वेश्चन ही है कि पहले तो कहता है एक्सप्लेन व्हाट्स मीन बाय द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का आप डेफिनेशन लिखेंगे, वही इसी तरह लिखेंगे, इट इज़ द पॉइंट, इट इज़ द पॉइंट वेयर होल वेट और आर एंटायर भी आप कह सकते हैं, होल वेट ऑफ द बॉडी seems to or considered to act। ये मैं वजाहत कर चुका हूँ इसकी पहले ही। उसके बाद ये देखें, ये कहता है अ नॉन यूनिफॉर्म प्लैंक ऑफ वुड एक्स वाई इज़ 2.50 मीटर्स लॉन्ग। अब ये आपका वुड है, प्लॉन्क है वुड का जो एक्स वाई है 2.50 मीटर लॉन्ग है, नॉन यूनिफॉर्म है, यानी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में नहीं होगा, जहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगेगा उधर होगा। फोर्स मीटर्स स्प्रिंग बैलेंस ए एंड बी आर अटैच द प्लॉन्क एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.40 मीटर। ये दो फोर्स मीटर लगाए देख रहे हैं आप, एक ए है फोर्स मीटर और दूसरा बी फोर्स मीटर, ये आपको दिखाया जा रहा है। मैं आपको दिखा, ये ए फोर्स मीटर है और ये बी फोर्स मीटर है। ये आपके 0.40 मीटर दोनों एंड, ये वाई एंड से 0.40 मीटर है और ये एक्स एंड से 0.40 मीटर है। अच्छा, अब ये कह रहा है व्हेन द प्लॉन्क इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मकसद है प्लॉन्क इक्विलिब्रियम में है, फोर्स मीटर्स ए रिकॉर्ड्स 570 मीटर्स, ये जो है 570 मीटर्स न्यूटन रिकॉर्ड कर रहा है ये फोर्स। कहता है कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ द फोर्स मीटर बी, हमें इसकी फोर्स मीटर बी की रीडिंग मालूम करनी है। सॉरी, थोड़ा सा ये फोर्स मीटर बी की रीडिंग मालूम करनी है। अच्छा, अब सबसे पहले तो देखिए कि इसका वेट जो है 950 न्यूटन है, वो नीचे एक्ट करा। अब तो मुझे पता नहीं चल रहा कि कहाँ पे ये एक्ट करेगा, लेकिन बहरहाल देखिए सबसे पहला पार्ट है, आप कहेंगे कि जो प्लॉन्क है एक्स वाई, ये प्लॉन्क एक्स वाई रेस्ट में है, ये वाला ये रेस्ट में, इसके ऊपर फोर्सेस ये दो एक्ट करें। अब देखिए इस पर बेसिकली ये जो दोनों न्यूटन मीटर हैं, प्लॉन्क के ऊपर ये फोर्स ये एफ ए ऊपर लग रहा है और ये फिर इसके ऊपर एफ ए ऐसे लग रहा है, तो वही रिकॉर्ड हो रहा है फॉर 570 न्यूटन। लेकिन जो प्लॉन्क में फोर्स लग रहा है वो एफ ए ऊपर की तरफ लग रहा है। इसी तरह ये ए बी प्लॉन्क के ऊपर लगेगा, ए बी इधर, और इसका ए बी ऐसे खींच के आएगा नीचे, क्योंकि ये पूरा किलोमीटर, इस पर भी फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, और तो इसकी वजह से इसकी रिकॉर्डिंग आती है। अच्छा, इसका वेट कहीं भी है 90 डिग्री, यानी अगर मैं ये कहूँ कि ये प्लॉन्क है, ये फोर्स एफ बी है और ये फोर्स एफ ए है, वेट कहीं इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करेगा, मुझे नहीं पता वो कहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, लेकिन वेट इसका ये नीचे दे रहे हैं कितना है 950 न्यूटन, और एफ ए जो है वो 570 न्यूटन है। अब आप देखें तीन फोर्सेस हैं और तीनों वर्टिकल में, एक्स में है ही नहीं, पहले से ये एक वाई कंपोनेंट ब्रोकन है तो हम इसको नहीं करेंगे। अब देखिए सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ आर ज़ीरो का लगाऊँ आप में, देखिए मुझे अगर ये लिखना पड़ेगा सिग्मा एफ आर ज़ीरो है, अगर मैं कहूँ सिग्मा एफ आर ज़ीरो तो ये दोनों पॉजिटिव फोर्सेस हैं, ये हो जाएगा प्लस 570 प्लस एफ बी और प्लस ये माइनस में 950 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा आप एफ बी और माइनस
ये कैलकुलेट करें 570 माइनस 950 हो जाएगा 380 माइनस में 380 इज इक्वल 0। तो ये एफ बी जो आएगा वो आ जाएगा 380 न्यूटन, यानी ये बेसिकली एफ बी जो ये है ये 380 न्यूटन है और ये 570 न्यूटन है। तो ज़्यादा फोर्स ये है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ए के करीब होना चाहिए। अगर मैं वेट इधर ले लूँ, ये ले रहा हूँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये वेट, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा और ये वेट कितना है ऐसा 950 न्यूटन इधर ऐड करेगा। न्यूटन। तो अभी आप ये देखें कि ये कह रहा है कि इधर मैं लिखूंगा 950 न्यूटन, सॉरी ये मुझे लिखना पड़ेगा, ए बी आया है कितना 380 न्यूटन। न्यूटन लिखा हुआ है। उसके बाद कहते हैं ऑन फिगर 3.1 मार्क अ लाइकली पोजीशन फॉर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द प्लेन। जाहिर बात है कि ये देखें ये जो है 570 न्यूटन है, ये वाला फोर्स 570 न्यूटन है और ये वाला फोर्स 380 न्यूटन है। तो ये ज़्यादा भारी फोर्स है तो हैवी साइड की तरफ होगा, तो जाहिर बात है न्यूटन जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके क्लोज है ये, ठीक है। अब अगर डिटरमिन द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द एंड एक्स ऑफ द प्लान, ये एंड एक्स से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस कहता है, मैं सपोज कर रहा हूँ ये एक्स है, ये एक्स है। अब मूवमेंट्स लेनी पड़ेंगी। अब किसी भी जगह पे मूवमेंट्स लें आंसर एक ही आएगा, चाहे आप एक्स पे लें, चाहे आप जहाँ पे फोर्स मीटर ए है उधर ले सकते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ले लें, चाहे फोर्स मीटर बी पे ले लें, चाहे वाई पे ले लें, कहीं भी आप मूवमेंट लेंगे आंसर एक ही आएगा। मैं सपोज कर रहा हूँ मैं मूवमेंट इसका जो है वो एक्स पे ले रहा हूँ, टेकिंग मूवमेंट्स एट एक्स। देखिए तीन फोर्सेस हैं और तीन मूवमेंट होंगे। अब देखना होगा कि क्लॉकवाइज मूवमेंट्स और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल होने चाहिए। अब ये देखिए कि अगर ये अगर मूवमेंट है एक्स, ये एक्स पिवट है, एक्स पिवट है, तो ये जो एफ बी है इसको ऐसे फिराएगा इस तरह। तो ये है हमारा एंटी क्लॉकवाइज और ये जो एफ बी है, ये एफ बी है, ये भी इसको ऐसे लेके जाएगा, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ये 950 क्लॉकवाइज, तो मैं क्लॉकवाइज मूवमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करके कर रहा हूँ मैग्नीट्यूड में। तो मैं लिखता हूँ 950 इंटू एक्स इक्वल टू, अब ये दोनों हैं, एक है 570 कितना डिस्टेंस पे है 0.40 के डिस्टेंस पे है, ठीक है। 570 इंटू 0.40 प्लस ये 380 इंटू 380, देखिए टोटल लेंथ 2.5 है, ये 0.40 पे है, तो ये 2.1 पे होगा डिस्टेंस इसका। इजी कैलकुलेशन हो गई। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एक्स आ जाएगा ये 950x इक्वल टू, ये दोनों करेंगे सॉल्व, ये 570 इंटू 0.4 प्लस 380, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कैलकुलेटर है मेरे पास, इंटू 2.1, ये टोटल आ गया 1026।
ये मुझे कभी कभी इसमें थोड़ी सी परेशानी ये होती है कि कर्सर इधर जो है ना बहुत स्मॉल है, 1026, तो x जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1026 अपॉन 950, और ये मीटर्स में ये आंसर आएगा 1026 डिवाइड बाई 950, 1.08 मीटर्स। तो मैं इसमें लिखूँगा इधर 1.08 मीटर्स। तो इस तरीके से बात देखिए, मैंने प्लांक को पहले लिया कि प्लांक है जो बॉडी इक्विलिब्रियम में, प्लांक को लिया मैंने, उसके बाद उसके फोर्सेस देखे, फिर मैंने एक्स और वाई कंपोनेंट पहले से वो ब्रोकन है यानी सारे एक्स वाई कंपोनेंट्स हैं वो लिया, उसके बाद जो है सिग्मा एफ वाई लिया, तो आपका हमें मिल गया एक फोर्स मीटर बी की रीडिंग मिल गई। फिर मूवमेंट्स मैंने लिए एक्स पे, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स अप्लाई किया और इक्वेशन को सॉल्व किया तो मुझे ये मिल गया। ये एक क्वेश्चन। अब मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ भी जा रहा हूँ। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन भी मैं कर रहा हूँ। ये कह रहा है डिफाइन द मूवमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स को डिफाइन करेंगे हम लिख सकते हैं इट इज द product of force and perpendicular distance of pivot from line of एक्शन ऑफ फोर्स। फिर कहता है स्टेट द टू कंडीशंस नेसेसरी फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम। वही कि रिजल्टेंट फोर्स इन एनी डायरेक्शन, या ये भी कह सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स डायरेक्शन मस्ट बी जीरो, मस्ट बी जीरो, पहली कंडीशन। सेकंड हम ये कहेंगे रिजल्टेंट टॉर्क, रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ फोर्स, रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ फोर्स about any point, about any point must be zero। उसके बाद ये क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। अब ये कह रहा है टू पैरेलल स्ट्रिंग्स S1 एंड S2 आर अटैच्ड टू अ डिस्क ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर। डिस्क का डायमीटर 12 सेंटीमीटर है और दो पैरेलल स्ट्रिंग्स उसमें S1 और S2 अटैच हैं। एस शोन इन फिगर, ये आप फिगर को दिखाई दे रहा है। S1 एक स्ट्रिंग है, दूसरा S2 स्ट्रिंग है। S1 नीचे वाला है, S2 ऊपर वाला है, और ये डिस्क है। इसमें एक ये फोर्स F भी लगा, ये 3 डायमेंशनल लीवर लगा हुआ है। 30 सेंटीमीटर का फोर्स F जिस तरह लगा रहा है इस तरह। अच्छा अब देखिए आगे क्या कहता है। ये कहता है द डिस्क इज फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू इट्स प्लेन। नॉर्मल टू इट्स प्लेन में ये डिस्क के पूरी रोटेट कर सकती है। द एक्सिस पासिस थ्रू द सेंटर सी ऑफ द डिस्क। एक्सिस सेंटर सी से पास हो रहा है। अ लीवर ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर, 30 लीवर है, इज अटैच्ड द डिस्क व्हेन अ फोर्स F इज अप्लाइड एट राइट एंगल्स। राइट एंगल्स में फोर्स F अप्लाई किया जा रहा है तो द लीवर एट इट्स एंड इक्वल फोर्स आर प्रोड्यूस S1 एंड S2। S1 और S2 में इक्वल फोर्सेस प्रोड्यूस हो रही है मैग्नीट्यूड में। द डिस्क रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, और डिस्क इक्विलिब्रियम में रिमेन करती है। अब ये कहते हैं ऑन फिगर 3.1 शो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इन ईच स्ट्रिंग दैट एक्ट्स इन द डिस्क। जाहिर बात है कि S2 में जो डायरेक्शन होगा, तो पहले S2 का डायरेक्शन देखना होगा। ये S2 में डायरेक्शन होगा इस तरह, और S1 में डायरेक्शन इस तरह होगा। यानी ये कपल पैदा करेंगे। ये दोनों S1 में जो फोर्स है S1 और S2 ये कपल पैदा करेंगे, और वो कपल जो है वो बैलेंस होगा इसे F और 30 सेंटीमीटर की इससे।
अच्छा, अब आप देखें, हो गया। This remains to show the direction of the force in each string that acts on the string। तो कॉमन सेंस से निकाला तभी तो इक्वल में होगा इस तरह। उसके बाद ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट पर कहता है फॉर अ फोर्स एफ ऑफ मैग्नीट्यूड 150 न्यूटन डिटरमिन द मूवमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट द सेंटर ऑफ द डिस्क। देखिए ये 150 न्यूटन है और 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, तो मूवमेंट ऑफ फोर्स इसकी कितनी होगी, मूवमेंट ऑफ फोर्स ये हो जाएगी 150 परपेंडिकुलर, बिल्कुल 150 और 30 सेंटीमीटर के मीटर बन जाएंगे 0.30। ये 150 और 0.30 मल्टीप्लाई करेंगे, 150 इंटू 0.3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाता है 450। 150 इंटू 0.3 यह आ जाता है 45 न्यूटन इंटू मीटर। ये इधर मैं लिखूंगा 45 न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर लिखा हुआ है सारी उधर 45। अब ये देखिए, अगर आप डायग्राम में जाएं वापस तो ये बेसिकली ये देखें, ये एफ है इधर, ये 30 सेंटीमीटर तो मीटर बनेंगे, ये एफ दिया गया है, ये एफ है और ये बिल्कुल ये पिवट सी दिया जाए तो ये 0.3 आता है और ये परपेंडिकुलर है। तो एफ अगर ये 150 है, अगर ये एफ 150 है तो ये 150 इंटू 0.3 ये 45 न्यूटन टू मीटर आ जाएगा। तो ये टॉर्क भी इतनी ही होगी, क्योंकि ये आप देखें कि ये इसको ऐसे घुमा रहा है, यानी ये इसको घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अब ये टॉर्क देखें, ये जो टॉर्क, ये दो फोर्सेस इक्वल है S1 और S2, और ये टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये इसको ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये टॉर्क इन दोनों की वजह से ये इक्वल होगा ज़रूर। अच्छा, अब इनका देखें टॉर्क के लिए इसमें S2 और इनका जो डिस्टेंस होगा 12 सेंटीमीटर फोर्सेस का होगा, क्योंकि ये जो है ये आप कहीं भी ये देखें, ये 12 सेंटीमीटर दिया भी हुआ एग्जामिनर ने 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कैसे होता है। अब ये कह रहा है कि द टॉर्क ऑफ द कपल प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्सेस इन द स्ट्रिंग। सारी बात है, टॉर्क ऑफ द कपल भी यही होगा, टॉर्क या कपल वही 450 न्यूटन मीटर्स। फिर द फोर्स इन S1, अब फोर्स इन S1 जारी बात है कि क्या करेंगे, S1 इंटू 0.12 होना चाहिए 45 के इक्वल, तो S1 आ जाएगा 45 अपॉन 0.12, 45 को डिवाइडेड बाय 0.12 होगा 375 न्यूटन। तो ये हमारा आ जाएगा 375 न्यूटन। मेरा ख्याल ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। देखिए इस तरीके से हमने ये इक्विलिब्रियम के दो क्वेश्चंस किए।